नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जो हमें मिला वो एटम बम है, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का सीधा हमला। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित, 9 सितंबर को होगा मतदान। आंध्र प्रदेश के मंत्री के भाई ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। महिलाओं पर साध्वी ऋतंभरा का विवादित बयान फिर चर्चा में। और 4 साल में 8 शादियां, 8 ठगी, लुटेरी दुल्हन गैंग का भांडाफोड़। और अब खबरें विस्तार से। देश की राजनीति में आज एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट चोरी करवा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को संदेह हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने खुद जांच करवाई। जांच में जो निकला उसे राहुल गांधी ने ओपन एंड शट केस बताया है। राहुल ने यह भी चेतावनी दी है कि चुनाव आयोग में जो भी इस साजिश में शामिल हैं, चाहे वे रिटायर हो जाएं, कांग्रेस उन्हें नहीं छोड़ेगी। उन्होंने इस कृत्य को भारत के खिलाफ साजिश और देशद्रोह तक करार दिया है। राहुल गांधी ने इन आरोपों से सियासी तापमान अचानक चढ़ गया है। अब निगाहें चुनाव आयोग और बीजेपी की प्रतिक्रिया पर है। जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान को। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजा भी घोषित कर दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक मंडल की सूची भी अंतिम रूप से तैयार कर ली है। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफा दे दिया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67 क के तहत पद छोड़ा। उनके कार्यकाल में अभी 2 साल ज्यादा का समय बचा था, लेकिन अब नए उपराष्ट्रपति को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री बीसी जनार्दन रेड्डी एक ताजा विवाद में घिर गए हैं। मामला उनके भाई से जुड़ा है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना कुर्नूल जिले के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां भीड़ अधिक होने के कारण मंत्री के भाई मदन भूपाल रेड्डी को तुरंत प्रवेश नहीं दिया गया। इसी बात पर उन्होंने एक कांस्टेबल से बहस की और गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया।
घटना के बाद विपक्षी दल YSRCP ने एक्स पर एक तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने टीडीपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है कि सत्ता के नशे में चूर नेताओं के परिवार व पुलिसकर्मियों पर भी हाथ उठाने लगते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष ने इस घटना को आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगा है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। धार्मिक मंचों से महिलाओं पर विवादित बयानों का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। अब इसी कड़ी में साध्वी ऋतंभरा का एक पुराना बयान फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मार्च में दिया गया ये बयान अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज के बयानों के बाद फिर से सुर्खियों में है। इस वायरल वीडियो में साध्वी ऋतंभरा कहती नजर आ रही हैं कि आज की हिंदू लड़कियों पर विवादित बयान, जो उन्होंने कहा था कि वो किस तरह से कम कपड़े पहनकर पैसा कमा रही है, गंदे ठुमकों से आमदनी बढ़ा रही है। उनका दावा है कि मर्यादा और संस्कारों की सीमाएं लगातार टूट रही हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा था कि अगर लड़कियों की शादी 25 साल से पहले ना हो तो उनके कई बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और इससे वैवाहिक जीवन अस्थिर हो जाता है। वहीं प्रेमानंद महाराज ने भी महिलाओं की पवित्रता पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि आज 100 में से मुश्किल से 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं। सवाल अब ये है कि धर्म दुहाई देने वाले ये कथावाचक और साध्वी आखिर महिलाओं के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक, अपमानजनक विमर्श क्यों कर रहे हैं? क्या ये मर्यादा की रक्षा या मर्यादा का अतिक्रमण है? हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। 4 साल में 8 शादियां और हर बार शादी के बाद शुरू होती थी ठगी की स्क्रिप्ट। पंजाब हरियाणा की पुलिस ने एक ऐसे लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया जो भोले भाले, उम्र दराज या फिर तलाकशुदा पुरुषों को शादी के नाम पर फंसाता था। झुलका पुलिस ने इस गैंग की सरगना महिला बीरपाल कौर सहित उसकी मां, रिश्तेदार और मुख्य साथी रणवीर राणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 30 साल की वीरपाल कौर 3 बच्चों की मां है और तलाक लिए बिना ही पिछले 4 साल से फर्जी शादियों की इस साजिश को अंजाम दे रही थी। हर बार शादी गुरुद्वारे या मंदिर में करवाई जाती और 1 हफ्ते में ही या तो घर के गहने कैश लेकर फरार हो जाती या फिर झूठे केस की धमकी देकर मोटी रकम वसूलती। अब तक आरोपी महिला की 8 शादियां सामने आ चुकी हैं और 9वीं की तैयारी थी। पुलिस ने इसके पास से 20,000 रुपये नगद, 12 तोला सोना, शादी के कपड़े और अलग अलग पहचान पत्र बरामद किए हैं। कोर्ट से रिमांड के बाद पूछताछ जारी है और हो सकता है कि गिरोह के और भी लोगों का खुलासा हो जाए। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर पारिवारिक और सियासी दरार एक बार फिर से सतह पर आ गई है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी है, बल्कि महुआ से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। चुनावी मंच से तेज प्रताप ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए उन्हें मुरली बजाने की चुनौती दे डाली। बोले, अगर वो खुद को अर्जुन मानते हैं तो मुरली बजाकर दिखाएं कि हम कृष्ण हैं। इसके साथ ही उन्होंने महुआ के मौजूदा विधायक और आरजेडी नेता मुकेश रोशन को बहरूपिया बताते हुए तीखा हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि जब वो महुआ आते हैं, यहाँ का बहरूपिया विधायक रोने लगता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर ऐसा कोई बहरूपिया आए तो उसे झुनझुना पकड़ा दे।
तेज प्रताप ने चुनाव विवादों की झड़ी भी लगाई। उन्होंने परसोनिया की सब्जी मंडी के लिए पक्की बिल्डिंग बनाने का वादा किया और कहा कि सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को सम्मानजनक जगह देंगे। तेज प्रताप के इस बयान ने न सिर्फ महुआ में माहौल गरमा दिया है, बल्कि आरजेडी में चल रही अंदरूनी कलह को भी खुलकर सामने ला दिया है। बहुत सारा बहरूपिया भी घूम रहा है। ऐसा बहरूपिया है कि बच्चा के तरह रोए लगता है, बच्चा के तरह रोए लगता है। तो आप लोग जब भी वो रोए बहरूपिया, तो उस बहरूपिया को झुनझुना दे दीजिए, ले झुनझुना बजा। इसलिए कोई बहरूपिया के चक्कर में नहीं। आप देख लीजिए कि सामाजिक न्याय का मेरे रंग में किसका खून है? लालू यादव का खून है। तो आप समझिए कि अगर हमको जिताते हैं तो लालू यादव को आप जिताने का काम कीजिएगा। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार के महीने भर चलने वाले स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़ा से आजादी की शुरुआत झाड़ू लगाकर की। इस अभियान के तहत उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग का दौरा किया और कार्यालय की सफाई की। रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया और अफसोस जताया कि इस तरह की इमारत में अधिकारी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पंखे कभी भी गिर सकते हैं और छत से पानी टपक रहा है। इस इमारत में 2021 में आग लग गई थी, फिर भी कोई मरम्मत नहीं की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज से ही हम एक नए सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जहां सभी विभाग स्थित होंगे। हम नए सचिवालय के निर्माण के लिए जगह की पहचान करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को एक ही परिसर में लाने की तैयारी सरकार कर रही है। हमें कचरा हटाने के लिए निविदाओं से संबंधित नियमों पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान में सरकार का साथ दें और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें। पटना एम्स के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। पटना के रेसिडेंट्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह शिवहर से विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह और उनके सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में जबरन प्रवेश करने और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करना है। आरडीए ने कहा है कि विधायक और उनके सुरक्षा कर्मियों ने रेसिडेंट्स डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी और अस्पताल परिसर में बंदूकें भी लहराई थीं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण पटना एम्स की वैकल्पिक और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर ये हड़ताल की है। नाफर्ड से पटना एम्स के डॉक्टरों के समर्थन में बात की है। नाफर्ड यानी कि एम्स के रेसिडेंट्स डॉक्टरों का राष्ट्रीय महासंघ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि वे पटना एम्स के लोगों के साथ खड़े हैं। महासंघ ने एफआईआर, कड़ी सुरक्षा और देशव्यापी एनटीएफ सुरक्षा प्रवर्तन की मांग की है। महासंघ का कहना है कि डॉक्टरों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और उन पर कोई भी हमला स्वास्थ्य सेवा पर हमला है। पुलिस ने इस मामले में विधायक चेतन आनंद, उनकी पत्नी आयुषी सिंह और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों पर केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। भारत ने अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने अमेरिका को साफ तौर पर बता दिया है कि वो निकट भविष्य में कोई भी बड़ी रक्षा खरीद नहीं करेगा। सूत्रों के अनुसार भारत रक्षा सौदों में हथियारों के संयुक्त विकास, तकनीक ट्रांसफर, देश में निर्माण और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देता रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद सरकार ने ये रुख और स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस साल फरवरी में हुई बातचीत में F-35 खरीद का मुद्दा उठा था, लेकिन भारत ने कभी इस पर हामी नहीं भरी। हालांकि भारत ने अमेरिका से MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और P-81 समुद्री निगरानी विमान जैसे रक्षा उपकरण खरीदे हैं, लेकिन उच्च तकनीक वाले हथियारों के मामले में भारत की प्राथमिकता अब आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया की नीति बन चुकी है। 1 अगस्त को जनवादी विचारक और लोक लेखक कामरेड अन्ना भाऊ साठे की जयंती है। इस अवसर पर लोक संस्कृति मंच ने महाराष्ट्र सरकार से एक अहम मांग की है। अन्ना भाऊ की जयंती को लेखन प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया जाए और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए।
संगठन के सचिव सुबोध मोरे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग रखी है। अन्ना भाऊ साठे का जीवन संघर्ष, साहित्य और जन आंदोलन से गहराई से जुड़ा रहा। बचपन में ही जातिगत भेदभाव के चलते उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने मजदूर बस्तियों और कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जुड़कर पढ़ना लिखना सीखा और खुद को एक सशक्त लेखक और कलाकार के रूप में स्थापित किया। मुंबई के झुग्गियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक उनकी कविताएं, गीत, लावनियां, कहानियां और उपन्यास आज भी शोषित समाज की आवाज बने हुए हैं। माजी मैना, वारचेना, बाग, फकीरा जैसे उनके उपन्यासों ने उन्हें साहित्यिक पहचान दिलाई। लोक संस्कृति मंच की मांग है कि अगर सरकार ये दिवस घोषित करती है तो स्कूल कॉलेज में अन्ना भाऊ के साहित्य पर कार्यक्रम हो, उनका लेखन भारत की सभी भाषाओं में अनुवादित हो और देश भर में उनकी रचनाएं पढ़ी जाएं। जैसे महाराष्ट्र में कुसुमाग्रज दिवस और राष्ट्रीय स्तर पर वाचन प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, वैसे ही अब आवाज उठ रही है कामरेड अन्ना भाऊ साठे के नाम पर हो लेखन प्रेरणा दिवस। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।